यूट्यूब पे भी जो बच्चे हमें देख रहे हैं भाई साहब प्लीज कंफर्म कर देना इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल लाइव अलाइव हूं या नहीं हूं। भाई साहब चेक कर लो फटाफट बता दो एम आई लाइव ऑडिबल विजिबल गाइस एंड गर्ल्स। हेलो 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 देयर। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का आपके एक और आज के नए क्लास में। एंड टुडे वी आर अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू यूनिट। और जबरदस्त वाला यूनिट, फाइनली वो दिन आ गया है जब आप डेफिनेशन से बाहर आ गए। और अब हम करेंगे भाई साहब शुरुआत हमारे एक्चुअल सिलेबस की। हम एक्चुअली आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे और आज हम देखेंगे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। तो चलिए दोस्तों कंपनी बनाते हैं एक बार। कम ऑन मेक सम नॉइज। हाउस द जोश? हाउस द जोश गाइस एंड गर्ल्स? कम ऑन मेक सम नॉइज। जबरदस्त तरह से जोशीले जोश से भरे मेरे को चाहिए इधर लोग। ओके सो आई होप आपने चैप्टर नंबर 1 की प्रैक्टिस कर लिए। कितने लोगों ने किया एक बार चैप्टर 1 के क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन आंसर्स का लिंक दे दीजिए बेटा। क्या क्या एक बार चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स का लिंक दे दूं? क्या क्वेश्चन आंसर्स का लिंक दे दूं बेटा हेमंत, जो एग्जाम में आने वाले हैं? ये कलर क्या लिंक क्या चाहिए भाई? मतलब ऑल इन वन का लिंक चाहिए? एकाग्रता.co.in पे मिल जाएगी बुक्स। और कौन से क्वेश्चन स्टैक करना है मैंने क्लासेस में बताया है। ऐसे रैंडम कुछ तो भी लिंक मत मांगो यार, मेरे को ना ऐसे लिंक बोल के टेंशन आता है यार। जो मेरे बुक में है उसकी लिंक दे दूं मैं आपको, मतलब पेज नंबर का लिंक दूं आपको? हेमंत भाई आज एक बात बताओ, सुबह सुबह सच्ची बताना, आज चाय में क्या था? व्हाट वाज देयर इन योर टी टुडे? चाय तो नहीं थी बेटा, वो सच्ची सच्ची बोल, झूठ मत बोलना। चाय में क्या था? कहीं बिस्किट कुछ अलग सी नहीं लग रही थी आज खाते पीते वक्त? ओके सो टुडे वी आर अबाउट टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। कंपनी के बारे में हमने बेसिक जान लिया है। नहीं बेटा हेमंत, नहीं है उसमें क्वेश्चन आंसर्स। तो हमने बेसिक में ये देख लिया कंपनीज एक्ट क्या है, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स है। बेयर एक्ट देख लिया, सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी देख लिया, किस पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होता है। फिर डेफिनेशंस देख लिया, हमने देखा कौन से टर्म का मतलब क्या होता है। अब वक्त है कंपनी बनाने का। अभी कंपनी बना के आगे चलते हैं, ठीक है? सो कंपनी के बारे में मैं पढ़ते जा रहा हूं, आप बताना आपको पता है कि नहीं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है फ्रॉम द मेंबर्स। बताइए किसको सीए फाउंडेशन का नॉलेज याद है? मैंने एक केस लॉ बताया था जिसमें मैंने आपको प्रूव किया था दैट कंपनी अलग होती है और कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल वानी ने पूछा है, सर व्हेन विल बी टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 1? मैंने आपको पहले भी कहा था कि टेस्ट हम यूजुअली चैप्टर होने के 2 या 3 दिन के बाद रख लेते हैं। कल हमारा लाइक समझ लो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो आज आप देख लो, मेरे हिसाब से आप बोल होंगे तो मंडे को रख ले टेस्ट 26 को, या 24 सैटरडे भी रख सकते हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं। आप बोलो आई कैन, आई एम फाइन, मेरे पास क्वेश्चन पेपर वगैरह सब रेडी। आप बोलो क्या चाहिए? मेरे हिसाब से 24 को भी हम रख सकते हैं ना आर्ची हाई? रखना है 24 को? ठीक है 24 रख दे, सभी लोग का हो जाएगा अगले 2 दिन में। देखो 24 और 26 का ऑप्शन है, आप लोग बता दो कब रखना है, ठीक है? आप लोग बता दो। सो अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बोलते हैं कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है। मतलब मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी विल रिमेन एज इट इज। सर केस लॉ के बारे में बताना, कौन सा केस लॉ बताया था मैंने आपको? केस लॉ सर मैक्यूरे वर्सेस नदन अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। मंडे रखना है, मैक्सिमम लोगों ने मंडे बोला है, तो ठीक है मंडे हम लोग डन कर देते हैं। 26 मंडे विल बी द टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 1। मंडे 26 टेस्ट ऑन चैप्टर नंबर 1। क्या है आपका रफ बुक? का है आपका? ये है क्या रफ बुक आपका? नो 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 नो, आपका भी रफ बुक बनाया था ना मैंने? ये है रफ बुक, है ना? चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। सभी लोग यहाँ पे कंफर्म कर रहे हैं 26 टेस्ट ऑन, हाँ, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। ये वही चैप्टर है दोस्तों जो आप 10-10 15-15 मिनट में रिवाइज करोगे गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है? ऑन 26 अगस्त 2024, ठीक है? मैं आपको इस दिन क्वेश्चन पेपर दूंगा और इसके नेक्स्ट डे आपको उसका आंसर पेपर मिलेगा एंड देन आप अपना क्वेश्चन आंसर्स कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है? हाँ
हाँ बेटा बनाया, मिल गया बेटा, मिल गया, डोंट वरी, है ना। चलिए, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ चैप्टर नंबर 2, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयरटू। इंसिडेंट मतलब उसके रिलेटेड, उसके आगे के जो मैटर्स होते हैं वो, ठीक है। सर मैंने आप लोगों को मैक्यूरे वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस का केस बताया था, जब आप सीए फाउंडेशन में थे। अगर आप सीए फाउंडेशन में नहीं थे, डायरेक्ट एंट्री से आए, तो मेरी बात सुनो। मिस्टर मैक्यूरे के पास कंपनी के ऑल बट वन शेयर्स थे, मतलब कंपनी के जितने भी शेयर्स थे, वो सारे शेयर्स, सिर्फ एक शेयर किसी और के पास था, बाकी सारे शेयर्स मैक्यूरे के पास थे, ठीक है। अब हुआ क्या, ये इनका जो मेन बिजनेस था वो टिम्बर का था। टिम्बर मतलब लकड़ियां। एक दिन ये सो रहे थे ना, इनको सपने में आया कि इनके बिजनेस में, इनके ऑफिस पे आग लगी और फैक्ट्री में आग लगी और पूरा जो वुड था वो जल गया। भाई जो फटी है भाई बंदे की, मतलब ये बंदा भाई भर ठंड में पसीने से उठा है, मतलब आप समझ लो इतना ज्यादा डर गया, इसकी पूरी जिंदगी इसके आंखों के सामने आ गई, परिवार वरिवार सब इतना डरा, इतना डरा। नेक्स्ट डे जाके बंदा इंश्योरेंस करवा लेता है कंपनी के असेट पे फ्रॉम नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ठीक है। मैक्यूरी ने क्या किया, मैक्यूरे एंड कंपनी लिमिटेड के असेट पे खुद मिस्टर मैक्यूरे ने पर्सनल कैपेसिटी में एक इंश्योरेंस निकाल लिया कि भाई कभी अगर इसके असेट पे आग लगी तो हमको एटलीस्ट पैसा मिलेगा। अब एक दिन वो सच में घर पे सो रहा था और सच में वही हुआ जिसका उसे डर था। एक्चुअली उसके जो गोडाउन है उसमें आग लग गई, फायर फायर कॉट फायर एंड एंटायर टिम्बर वाज लॉस्ट। लेकिन मिस्टर मैक्यूरी डरा नहीं। गेस करो क्यों नहीं डरा? बिकॉज उन्होंने नेशनल नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से इंश्योरेंस ले रखा था। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास गए और कहा कि सर ये मेरा पूरा टिम्बर जल गया जिसके ऊपर मैंने इंश्योरेंस निकाला था, प्लीज कंपेंसेट मी फॉर द लॉस। कंपनी ने कह दिया नो, आई विल नॉट। भाई समझ लो मैक्यूरी के तो पैरों तले से धरती चली गई। बोलता है क्यों, वाई डोंट यू गिव मी द इंश्योरेंस कंपेंसेशन? बोलते हैं सर एक बात समझो, मैक्यूरे एक अलग पर्सन है, मैक्यूरे एंड कंपनी अलग है, ठीक है। ये जो है ये कंपनी है और ये मेंबर है। आप कंपनी की असेट पे अगर इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो कंपनी ने अपनी असेट पे इंश्योरेंस निकालना चाहिए। मैक्यूरे अ शेयर होल्डर, इवन दो ही हैज ऑल बट वन शेयर्स ऑफ द कंपनी, ही हैज नो राइट टू टेक आउट इंश्योरेंस ऑन कंपनीज असेट। आपका कंपनी के एसेट पे इवन इंश्योरेबल राइट भी नहीं है। आप कंपनी के एसेट का और आपका कोई लेना देना नहीं है, आप अलग हो, कंपनी अलग है, बिकॉज कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो जिस सेपरेट लीगल एंटिटी को आप इतना बड़ा पॉजिटिव बात मानते हो, उसी सेपरेट लीगल एंटिटी ने मैक्यूरे की जिंदगी बर्बाद कर दी। और उस दिन हमें समझ में आया कि एक मेंबर का अब उसके कंपनी के असेट पे कोई अधिकार नहीं होता, इवन इंश्योरेंस करने का तक अधिकार नहीं होता। तो यस, अ कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि हमने आपको ऑलरेडी कहा है कि यस, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यस कंपनी हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कंपनी कैन ओनली बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पसेस, ठीक है। प्रायर टू द इनकॉर्पोरेशन प्रमोशन एक्टिविटीज आर इसेंशियल। प्रमोशन एक्टिविटीज मतलब कि बिजनेस क्या है वो सब डिटेल्स आपको रखने हैं, सब्सक्राइबर्स जमा करने हैं, डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, एक्सपर्ट्स को हायर करना है और उसके बाद आपको इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस करना है, ठीक है। सो प्रमोशन सिग्निफाइज नंबर ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस फैमिलियर टू द कमर्शियल वर्ल्ड बाय विच द कंपनी इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस। अच्छा, आपको ये भी मैं एक बात बता दूं, जरूरी नहीं है कि हर आदमी पहले कंपनी ओपन करेगा और फिर बिजनेस शुरू करेगा। आप ये भी समझना, हो सकता है लोग सोल प्रोप्राइटरशिप ऑलरेडी चालू है, किसी का पार्टनरशिप ऑलरेडी चालू है और वो ऑलरेडी बिजनेस करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनको लगता है कि उनको अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है और उसके लिए वो प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी, इस तरह से कंपनी में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो ये भी पॉसिबल है, वो भी आपके प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज में आ जाएगा। सो पर्संस हु अंडरटेक प्रमोशन एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इनकॉर्पोरेट द कंपनी आर जनरली नोन एज प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। और आपको हमने सेक्शन 2 क्लॉज 69 मैंने आपको कल ही बताया कि प्रमोटर कौन होता है। चलो बेटा, अब आपका वक्त है शाइन करने का। बताइए, हु इज अ प्रमोटर?
अरे तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है? ये भगवान मुस्कान, टेलीग्राम ग्रुप क्या होता है? फ्री ग्रुप है वो। चलो ठीक है। चैप्टर 2 का पीडीएफ किधर है बेटा? आपको अभी किताबें मिलना शुरू हो गई होगी मेरे हिसाब से, एटलीस्ट डिस्पैच हो गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको चैप्टर 2 का भी सॉफ्ट कॉपी दे देता हूं, है ना, क्योंकि हो सकता है आप में से कई लोगों को नहीं मिली होगी। चलो तुरंत टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूं, टेलीग्राम ग्रुप पे डालूं? चलो डाल रहा हूं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा हूं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोगों तक आ जाएगा, ठीक है? 2 मिनट दो मेरे को, 2 मिनट, 2 मिनट। चलो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज रहा हूं। मैं बहुत डेंजर हूं, मैं तुरंत करता हूं भाई, चट मंगली पट ब्याह। अपने जीवन का उद्देश्य यही है। शादी करना? अरे नहीं, जो बच्चों को प्रॉब्लम है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना। अब दूर कहीं एक बच्चा चिल्ला रहा होगा, सर मैं भी तो तब से बोल रहा हूं कि ड्राइव पे अपडेट अपलोड कर दो। नहीं बेटा, मैं वही प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर पाता हूं। मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता जो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये रहा चैप्टर 2 का नोट्स। ठीक है, मैंने चैप्टर 1 का भी दे दिया, चैप्टर 2 का भी दे दिया। ठीक है, डन भाई। अपना वो डेंजर काम है, मैं छोटे मोटे काम करता ही नहीं, मेरा लेवल ही अलग है भाई। ये लो, चलो डन। आपको आ जाएगा, आपको थोड़ी देर में विथ राइटअप आएगा। ठीक है, चलो सर बताइए, आप लोगों को मैंने वक्त दिया था, बताओ व्हाट डू मीन बाय प्रमोटर ऑफ द कंपनी? सर प्रमोटर ये वो व्यक्ति होता है आइदर जिसका नाम आप प्रोस्पेक्टस में लिख रहे हो, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ बच्चे चैट में लिख रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है, देखिए चैट में आप लोग एक्टिव है भाई। जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में हो, और या तो जिसका नाम एनुअल रिटर्न में हो, जिसमें हमने स्पेसिफिकली बोला है कि भाई आप प्रमोटर हो, या कोई ऐसा बंदा जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे शेयर होल्डर की तरह, चाहे डायरेक्टर की तरह, चाहे किसी भी रूप में, या तो जिसके एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन पे, जिसके कहने पे, जिसके डायरेक्शंस पे, जिसके आदेश पे और जिसके इंस्ट्रक्शंस पे हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने की आदत है, दे आर अकस्टम टू एक्ट। दोस्तों याद रखना, यहां पर प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं आती। मैंने कल भी बताया था कि अगर आप किसी सीए, सीएस, लॉयर, एलएलबी, एडवोकेट, डॉक्टर, इन लोगों को फीस देते हो, पैसा देते हो, और उसके बाद उनके आप बोलते हो कि सर आप हमें प्रोफेशनल कैपेसिटी में एक्सप्लेन करिए हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और अगर आगे वाला व्यक्ति प्रोफेशनल कैपेसिटी में आपको अगर एडवाइस दे रहा है, तो वो आपकी कंपनी का प्रमोटर नहीं है। ही इज जस्ट डूइंग हिज जॉब, ही इज गेटिंग पेड फॉर इट, एंड दैट्स व्हाई ही इज प्रोवाइडिंग सर्विस। तो उसको आप यहां पर कैलकुलेट, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं करोगे। तो प्रमोटर इज बेसिकली द पर्सन जिसका नाम आइदर प्रोस्पेक्टस में या एनुअल रिटर्न में आपने प्रमोटर करके डाला है, या जो कंट्रोल करता है अफेयर्स ऑफ द कंपनी, या जिसके एडीआई पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम करने की आदत है, और एडीआई में प्रोफेशनल कैपेसिटी नहीं आती, ये हमारे प्रमोटर। लेकिन क्या सर यही हो? यस, कल डिस्कस किया था हमने, वेरी गुड विनय। बट सर यही होता है क्या प्रमोटर सिर्फ? मतलब क्या प्रमोटर वही बंदा होता है जो कंपनी बनाते वक्त या बनाने के लिए मेहनत करता है? नहीं। अब बहुत अच्छा सवाल, हमने लास्ट टाइम इस थोड़ी सी चर्चा की थी कि सर अगर किसी व्यक्ति को प्रमोटर बनना है तो क्या उसे कंपनी के इनिशियल फॉर्मेशन के वक्त ही कंपनी से जुड़ना पड़ता है? एक बार कंपनी बन जाए उसके बाद क्या प्रमोटर ऐड नहीं हो सकते? बेटा ऐसा कुछ नहीं। नोवेयर इन लॉ इट इज रिटन दैट प्रमोटर्स आर द ओनली पर्संस हु इनिशिएट द आइडिया और हु जॉइन द कंपनी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। Promoters can be added afterwards also, because anyone who has been giving you money also is a promoter. अगर मैं आपको फंडिंग दे रहा हूं, आपकी कंपनी को करोड़ों रुपए में दे रहा हूं, तो इवन आई कैन बी वन ऑफ द प्रमोटर, बिकॉज मेरे फंडिंग से आगे कंपनी प्रमोट हो रही है। सो प्रमोटर कैन ऑल्सो बी अ पर्सन who subsequently helps the company to keep going on, raise fund and even advise the board. ऑफ कोर्स एडवाइस की जब भी बात होगी प्रोफेशनल कैपेसिटी उसमें नहीं आएगी, बिकॉज प्रोफेशनल कैपेसिटी वाले लोग आपसे पैसा लेके फिर एडवाइस देते हैं। अगर कोई बंदा बिना पैसे के एडवाइस दे रहा है और उसके एडवाइस से आप काम कर रहे हो, तो वो आपका बाद में भी प्रमोटर बन सकता है। सो सर नोवेयर इन द लॉ इट इज रिटन दैट प्रमोटर बनने के लिए डे 1 से आपको मतलब कंपनी के अंदर रहना पड़ता है। यू कैन ज्वाइन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी कंपनी बनने के 5 साल 10 साल बाद भी आप ऐसा प्रमोटर उसको ज्वाइन कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक्चुअली कंपनी को हेल्प कर रहे हो टू आइदर रेज फंड, या आप कंपनी को एडवाइस कर रहे हो जिस एडवाइस का इस्तेमाल करके कंपनी आगे बढ़ रही है।
चलिए सर बात करते हैं कंपनी बनाने के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं, उस बारे में बात करते हैं, कौन से टाइप की कंपनीज होती है और कंपनी कैसे बनाई जाती है। ठीक है सर, सबसे पहले एक टाइप की कंपनी होती थी जिसे कहते थे चार्टर्ड कंपनीज। सर ये चार्टर्ड कंपनीज मतलब वो कंपनी जिनको रॉयल चार्टर मिला है, मतलब कि इनको किंग और क्वीन से परमिशन मिलती है टू स्टार्ट अ बिजनेस, इसे चार्टर्ड कंपनी कहते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं होती, कंपनी आइदर स्पेशल एक्ट से बनी होती है या कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत बनी होती है। ठीक है, तो आप कंपनी बनाने के दो रास्ते, एक तो स्पेशल एक्ट जो अगर उसका है उससे आप कंपनी बना सकते हो, या आप खुद अपने कंपनीज एक्ट को फॉलो करके भी कंपनी बना सकते हो। ओके, so an incorporated company can be either a chartered company or a statutory company or a registered company as the case may be। chartered company मतलब जिसको रॉयल चार्टर मिला हुआ है। अब रॉयल चार्टर वाले हार्डली, अब तो कहाँ किंग और क्वीन बचे जो चार्टर देंगे, लेकिन हाँ अभी रजिस्टर्ड और स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है जो बाय लॉ रजिस्टर होती है। ठीक है, और सेक्शन 3 इसके बारे में बात करता है। सर कंपनी बहुत टाइप की हो सकती है, दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज फॉलोज। इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। अनइनकॉर्पोरेटेड कंपनीज को लीगल टेन्योर ही नहीं मिलता, लीगल माना ही नहीं जाता। अनइनकॉर्पोरेटेड को हम छोड़ते हैं। इनकॉर्पोरेटेड में भी ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन द कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड, या स्टैट्यूटरी कंपनीज हो सकती है या चार्टर्ड कंपनीज हो सकती है। अब चार्टर्ड कंपनीज और स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब जो कोई लॉ या किसी एक्ट के तहत बनी है, और रजिस्टर्ड कंपनीज मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है। कंपनीज एक्ट के अंदर बनी हुई भी जो लाइबिलिटी के वाइज 3 अलग टाइप में कन्वर्ट होती है, डिवाइड होती है, और ये तीनों मैंने आपको बता दिया है। बताइए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। व्हाट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। आई रिपीट, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर? फटाफट जल्दी बताइए। टुडे आई परचेस्ड ग्रुप 1। वेरी गुड मुस्कान, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड प्राउड ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। सर चेयरमैन एंड नहीं, चेयरमैन तो बहुत अलग है, प्रमोटर बहुत अलग है बेटा, आगे जाके बताएंगे। अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, बहुत अच्छे सर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ऑल्सो कैन बी ऑफ टू टाइप्स, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। व्हाट इज द मैक्सिमम लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इन केस ऑफ गारंटी कंपनी? तो सर वो हो सकता है अमाउंट ऑफ गारंटी, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर और अमाउंट ऑफ गारंटी। बहुत अच्छे पूर्विता, पूर्विता बहुत अच्छे बेटा। कनरार बहुत अच्छे। सर नेक्स्ट बताना मेरे को, नेक्स्ट बताना बेटा। गारंटी कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सर ओनली अमाउंट ऑफ गारंटी। सर अनलिमिटेड कंपनी भी दो तरह की हो सकती है, विद कैपिटल, विदाउट कैपिटल। अनलिमिटेड विद कैपिटल, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, प्लस अनलिमिटेड विदाउट कैपिटल, अनलिमिटेड। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर 1 में बता चुका हूं, इसलिए अभी मेरा बहुत टाइम बच रहा है। और इन सब के अंदर दो टाइप की कंपनी हो सकती है, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट। ठीक है, so subsection 1 of section 3 provides that for the lawful purpose by subscribing their name to the memorandum and complying with the requirement of this act, कोई भी 7 या 7 से ज्यादा लोग एक पब्लिक कंपनी ओपन कर सकते हैं, कोई भी 2 या 2 से ज्यादा लोग एक प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं, और कोई भी एक सिंगल पर्सन अकेले 1 पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता है। सो यहां पर हमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पता चल जाता है, कौन से कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स पता चल जाते हैं, कौन से टाइप के कंपनी के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए। प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 एंड 1 पर्सन कंपनी मिनिमम एंड मैक्सिमम 1। ठीक है, नाउ कंपनी कैन बी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड। मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, मेरा टाइम बच रहा है, मैं आगे जा रहा हूं। सर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज कैन बी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एज वेल एज शेयर्स, मेरे को वो भी मालूम है। आपको एक अंदर की बात बताता हूं, बहुत अच्छी बात है, यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, और एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप लिख देना एमसीक्यू फेवरेट। ठीक है, बोलते हैं अगर आप आईएफएससी पब्लिक या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है, मुझे एक बार याद दिलाना जल्दी से, क्या मैंने आपको आईएफएससी कंपनीज के बारे में बताया इस क्लास में, इस बैच में? मुझे जल्दी से बताना, क्या मैंने आईएफएससी कंपनीज के बारे में आपको बताया? गिफ्ट सिटी के बारे में बताया आपको मैंने? पक्का? ओके, आपको बताया आईएफएससी कंपनीज क्या करती है बेटा, ये आउट ऑफ द डोमेस्टिक बाउंड्रीज ऑफ कंट्री ये लोग डील करते हैं, दे एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एंड ये यूजुअली फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं आउट ऑफ द डोमेस्टिक लिमिट ऑफ द कंट्री। सो अगर आप आईएफएससी पब्लिक या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी है, तो आप यू कैन ओनली बी फॉर्म्ड एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। आपको गारंटी या अनलिमिटेड कंपनी बनने का अधिकार नहीं है, यू कैन ओनली एंड ओनली बी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आईएफएससी कंपनी मतलब कंपनी जिनको आईएफएससी का लाइसेंस मिला है, और जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनटेक सिटी यानी फाइनेंस टेक सिटी, जिसे हम प्यार से
गिफ्ट सिटी कहते हैं। गिफ्ट सिटी के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो, ये हमारे देश का पहला क्या है, IFSC सेंटर्स है इन इंडिया, ठीक है। एक्सपोर्टर ऑफ फाइनेंशियल, एब्सोल्युटली करेक्ट विनय, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड। चलिए, नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस टॉक अबाउट 1% कंपनी। चैप्टर 1 में हमने इसके टॉपिक्स छेड़े थे, लेकिन हमने इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा नहीं करी थी, लेकिन हमने सीए फाउंडेशन में इसके बारे में चर्चा की है, चैप्टर 1 में बेसिक चर्चा की है। आइए आज 1% कंपनी के अंदर घुस के उसको कूट के आते, मतलब समझ के लाते। सो 1% कंपनी का इन्वेंशन हुआ था विद द सोल पर्पस ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। हमने नोटिस किया, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, अरे मतलब मैं बहुत छोटा था, बट यूजुअली कंपनीज एक्ट के अंदर ये बात उनको ऑब्जर्व हुई कि सर जो पार्टनरशिप वाले हैं ना, वो लोग तो प्राइवेट पब्लिक कंपनीज ओपन कर लेते हैं, लेकिन ये जो सोल प्रोप्राइटर्स है, ये अपने बिजनेस में किसी को शेयर देना ही नहीं चाहते। और क्योंकि ये शेयर नहीं देना चाहते, ये अकेले मेंबर रहना चाहते हैं, तो ये लोग के पास कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऑप्शन ही नहीं है। बिकॉज प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं, पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 लोग चाहिए होते हैं। तो अगर आप एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर हो, सिंगल मतलब आपको हर्ट करने के लिए नहीं बोला बेटा, वो वाला सिंगल नहीं बोल रहा मैं, आप सिंगल मेंबर हो और आप सोल प्रोप्राइटर हो और आपको अगर कंपनी ओपन करना है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। And therefore Muskan 1245 to 15 and therefore 1% company came into the picture कि यहां पर उसका सोल पर्पस है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये छोटे छोटे सोल प्रोप्राइटर्स अगर लूट गए तो पूरी तरह लूट जाते हैं, इनके घर परिवार पर्सनल एसेट चली जाती है, इनको कंपनी फॉर्म में एक्सचेंज कर लो, कंपनी फॉर्म में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे दो। So the Companies Act for the first time allowed formation of company by just one person with limited liability and called it 1% company. Such companies comes under the category of private company only. OPCs, small companies, they are all private companies only, but they are special. For example, अगर मैं बात करूँ OPC तो इसमें only 1 member होता है। अगर मैं बात करूँ स्पेशल स्मॉल कंपनी तो उनके जो पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर के रिक्वायरमेंट्स है वो 4 करोड़ 40 करोड़ से नीचे होते हैं, इसलिए उनको हमने स्मॉल कैटेगराइज किया। तो सबकी अपने अपनी खासियत है, बट येस दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। Further, subsection 1 of section 3 along with rule 3 and 4 of the companies incorporation rules. आप देखो मैंने बोला आपको हर चैप्टर के अपने खुद के रूल्स है। अब मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं जो आपको हर रूल्स के ईयर याद रखने में मदद कर देंगे। जितने भी रूल्स, जितने भी चैप्टर्स और जितने भी रूल्स कंपनीज एक्ट में आपके सिलेबस में है, दे आर ऑल रूल्स ऑफ 2014। तो क्योंकि सर 2014 क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल 2014 से कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हुआ, एंड देयरफॉर द ऑल द रूल्स वर मेड इन 2014 ओनली। एंड देयरफॉर जितने भी अब चैप्टर्स आएंगे, जैसे ये है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, अगला आएगा कंपनीज प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी रूल्स 2014, कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल शेयर कैपिटल एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस रूल्स 2014, आप समझ रहे हो, डिविडेंड रूल, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 14, डिविडेंड रूल्स 14, अकाउंट्स 14, ऑडिट 14, आप समझ रहे हो, स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन फर्स्ट चैप्टर के रूल्स 14। तो आपको बस क्या करना है, ये कंपनी सेम रहेगा और ये रूल्स 2014 सेम रहेगा, बट ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, बस ब्रैकेट के अंदर समझ लो चैप्टर का नाम लिखना है, दैट्स इट। अब आप पूरे सिलेबस के किसी भी लॉ के किसी भी रूल्स का नाम तो आप लिख सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। आप देखो अब आपका आंसर ऑलरेडी कितना क्लास और कैटेगरी में एक्सपर्ट हो गया। ऑफकोर्स ही बात है ना भाई, इतनी सी छोटी सी चीज ध्यान में रख ली और आपके आंसर की क्वालिटी सीधा एक एमेच्योर से प्रोफेशनल हो गया ना भाई, तो याद रखना, ठीक है। चलो, नाउ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 प्रोवाइड सर्टेन प्रोविजंस स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू 1% कंपनी। मैंने कहा बताओ, सबसे पहला सवाल, सर हु कैन फॉर्म अ 1% कंपनी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इसके सामने आपको स्टार मारना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम में डेफिनेटली इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा या तो एमसीक्यू रहेगा, मगर इस कंसेप्ट पे 80% के ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि आप जब एग्जाम देंगे तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन रहेगा। तो पूरे ध्यान से मेरी बात सुनिए, ठीक है। हु कैन इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी, आपने कहा सर 1% चाहिए, बट वो 1% कौन चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, क्या मिस्टर जॉन जेकब्स फ्रॉम यूएसए, क्या वो इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर सकते हैं? आई रिपीट माई क्वेश्चन, कैन मिस्टर जॉन जेकब
a citizen of USA incorporate a 1% company in India? The answer is no. Why? Number one, only a natural person. Natural person मतलब जिसका नॉर्मल जन्म हुआ है. नॉर्मल जन्म यानी भाई नॉर्मल डिलीवरी सी सेक्शन पे मत चले जाना. एक इंसान आपकी और मेरी तरह ह्यूमन बीइंग विद ब्लड एंड बोन, इसको बोलते हैं एक नॉर्मल इंसान. ठीक है, इसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आते हैं सर? कंपनीज, एलएलपीज, दे आर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. हाँ, तो कैन अ कंपनी ओपन 1% कंपनी? नो. कैन अ एलएलपी ओपन ओपीसी? नो. व्हाई? दे आर आर्टिफिशियल पर्सन, दे आर नॉट नेचुरल पर्सन. तो पहला हमको चाहिए नेचुरल पर्सन, बायोलॉजिकल पर्सन. दूसरा, वेरी गुड आदित्य, दूसरा अदर देन अ माइनर, मतलब कि माइनर का पत्ता यहां पर कट. अगर आप 18 ईयर्स ऑफ एज के नहीं हो तो माफ करना, आप कंपनीज एक्ट के अंदर कंपनी नहीं बना सकते. क्या समझ में आ रहा है कि आपको मैं क्या कह रहा हूं? क्या हो गया यहां पे? इज देयर अ प्रॉब्लम? नो, राइट? हाँ, अगर आप नेचुरल पर्सन नहीं है या अगर आप माइनर है, नेचुरल पर्सन है लेकिन माइनर है, तो आप कंपनी ओपन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पे अच्छे से लिखा है हु इज एन इंडियन सिटीजन. हु इज एन इंडियन सिटीजन. अब यहां पे देखो प्रॉब्लम हो गई थी. जॉन जेकब की सिटीजनशिप यूएसए की थी. ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन. ठीक है, चलो. what if I say that there is a person, say Mr. Ram Nayak, and Mr. Ram Nayak is NRI. He is a non-resident Indian. He is a person of Indian origin. He is a non-resident Indian. He has a citizenship in India, but of course he is living right now in USA. क्या मिस्टर राम नायक इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर सकते हैं या नहीं? दोस्तों, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम पहले मिले होते ना, तो मैंने आपको बोला होता मिस्टर राम नायक कैन नॉट, बिकॉज वहां पे रेसिडेंशियल स्टेटस देखा जाता था. मगर रीसेंट अमेंडमेंट से एक लाइन ऐड कर दी गई और वो लाइन कहती है वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज. अब मुझे आपका सिर्फ सिटीजनशिप बताओ कि आप इंडियन सिटीजन हो या नहीं. अगर आप इंडियन सिटीजन हो, फिर भले ही आप रेसिडेंट इन इंडिया हो या रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया हो, आप इंडिया में 1% कंपनी ओपन कर सकते हैं. एंड ये जो अमेंडमेंट आया ना, इस अमेंडमेंट का सबसे बड़ा इंपैक्ट पता है किस पे हुआ? एनआरआईज पे, नॉन रेसिडेंट इंडियंस पे. बिकॉज नाउ इवन नॉन रेसिडेंट इंडियंस कैन ओपन 1% कंपनी इन इंडिया. So whether resident in India or otherwise shall be eligible to incorporate a 1% company. अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे देखा जाता है? बड़ा आसान है. अगर आपको जानना है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है या नहीं है, सो रेसिडेंट इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. अगर आप लोग पुरानी किताबें इस्तेमाल कर रहे हो और अगर यहाँ पे कोई भी अलग डेट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल 180 डेज, आपको उसको काटना है. और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज आइदर बाय द न्यू बुक्स जो आपको यहाँ पे आपके सामने दिख रही है, एंड और एल्स गेट न्यू मॉड्यूल्स if you can get them, and please study from the latest books always. Law, audit, tax. इनफैक्ट लॉ और टैक्स तो मिनिमम बोल रहा हूं, ऑडिट में तो भी चेंजेस उतने फ्रिक्वेंट नहीं होते जितने लॉ और टैक्स में होते हैं. लॉ और टैक्स की कभी भी याद रखना, पुरानी किताबों से नहीं पढ़ना, कभी भी याद रखना. मैं आपको हम जिंदगी भर के लिए बता रहा हूं, मैं फाइनल के लिए भी बता रहा हूं. लॉ और टैक्स की हमेशा लेटेस्ट एंड अपडेटेड किताबें ही परचेस करें. ठीक है, इवन पुराना क्वेश्चन बैंक भी नहीं देखने का, क्योंकि लॉ में और टैक्स में अमेंडमेंट आते हैं जिससे पुराने क्वेश्चंस के आंसर भी बदल जाते हैं. जो पहले नहीं हो सकता था अब हो भी सकता है बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट. तो कभी भी इनके पुराने क्वेश्चन बैंक में नहीं देखने का, हमेशा लेटेस्ट और नए अपडेटेड क्वेश्चन बैंक देखने का जिसमें आंसर्स अपडेट किए हो. ठीक है, चलिए अब आते हैं. यहां पर बोला है कि रेसिडेंट में तब बोलूंगा जब आप इंडिया में एटलीस्ट 120 डेज ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर आप रह रहे हो. व्हाट डू मीन बाय इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर? आइए समझते हैं. सर से फॉर एग्जांपल अभी आप मुझे बताइए व्हाट इज द करंट फाइनेंशियल ईयर गोइंग ऑन. व्हाट इज द करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज गोइंग ऑन. और मुझे लगता है कि निशान सर ने सबसे पहले आपको ये चीज पढ़ाई है कि करंट फाइनेंशियल ईयर कौन सा है और करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है. नहीं, आई एम नॉट चेकिंग कि आपको पढ़ाया है कि नहीं, है ना. मुझे पता है पढ़ाया है. मैं निशांत सर को और उनकी टीचिंग को जानता हूं, वो बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं. तो करंट फाइनेंशियल ईयर दैट इज गोइंग ऑन इज फ्रॉम 1st April 2024 to 31st of March
2025. And what will be the assessment year for this current financial year? For this current financial year, the assessment year will start on 1st of April 2025 to 31st of March 2026. Is this clear? Correct? Okay. So ये आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है. अब मुझे इस करंट फाइनेंशियल ईयर में देखना है कि आप रेसिडेंट इन इंडिया हो या नहीं हो. ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मुझे देखना है, तो मैं बोलूं मैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर जाऊंगा. बताइए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? बताइए इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या होगा? सर आपका इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024. अगर आप यहां पर मोर देन और इक्वल टू 120 डेज इंडिया के अंदर अगर आप रहते हो, तो आप फॉर द ईयर 1 अप्रैल 24 टू 31 मार्च 25 आप रेसिडेंट इन इंडिया है. सो करंट फाइनेंशियल ईयर में रेसिडेंट इंडिया बनने के लिए प्रीवियस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपको 120 डेज से ज्यादा इंडिया में रहना पड़ेगा. अब आपको मैं सवाल पूछता हूं और आप लोग सोच के जवाब देना. ठीक है, मिस्टर आयुब, एन इंडियन सिटीजन, stayed for 108 days in financial year 2023-24. ठीक है, he wished to incorporate OPC in 2024-25. Can he do so? चलो फटाफट बताइए, यस और नो. मैं आपको जल्दी से आपसे जवाब एक्सपेक्टेड है मेरे को. यस और नो. बेटा मेरा कोई अलग से व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कुछ बच्चों ने बना के रखा था रैंडम ग्रुप. एकाग्रता सी का टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो. एक और टेलीग्राम ग्रुप ऐसे आप अगर सर्च करें तो आपको मिल जाएगा, बट ऐसे कुछ अलग से मैंने बना के नहीं रखा है. ठीक है, हाँ बताओ भाई. ओके ठीक है. राहुल पपनाई, बेटा प्लीज रेज योर हैंड्स. राहुल प्लीज रेज योर हैंड. और यूट्यूब पे बेटा जवाब देना पड़ेगा आप लोग को, ऐसे नहीं कर सकते. कुशल बागड़िया, मैं राहुल से जरा बात करता हूं. राहुल भाई अगर आवाज आए तो मुझे बताना. हेलो हेलो राहुल, है मैं ऑडिबल बेटा? राहुल क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोग आप तक? हेलो, नहीं नहीं आ रही है. अच्छा, अब राहुल चलो चैट में ही बता दो. राहुल और कुशल, क्या करूं मैं इन बच्चों का? आपको राहुल और कुशल आप मुझे बताओ इन बच्चों का मैं क्या करूं, इन सब का मैं क्या करूं? इनमें से कई लोग सीए फाउंडेशन से पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कंसेप्ट. क्या करूं बताओ इन लोगों का? बताओ मैं क्या करूं? ये जो जितने लोगों ने नो लिखा है यहां पे, इन लोगों का मैं क्या करूं? क्योंकि अभी अभी मैं इनको पढ़ाकर आया हूं एक बहुत अच्छा लाइन. यहां पर मैं मतलब मैं क्या बोलूं, यहां पे भी लिखा है वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज. क्या लिखा है? वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी. यहां पे मैंने ऐसा लाइन मारा, एनआरआई लिखा, ब्रैकेट में डाला, ओपीसी किया, मैंने सब किया. अब आपको मैंने सिंपल सवाल पूछा कि आप अगर पिछले साल 120 दिन से कम अगर भारत में रहते हो तो आप रेसिडेंट नहीं हो, यू आर नॉट रेसिडेंट इन इंडिया.
But does that affect your eligibility of incorporating OPC in India? Does it? आप देख रहे हो कितना आसान है 90% बच्चों को एक छपरी कंसेप्ट में घुमा देना. सर, आंसर इज yes, he can incorporate an OPC as long as he is an Indian citizen and he is a natural person. Mr. Ayub is of course natural person, and yes, he is an Indian citizen. I don't care about his residential status. I don't care whether he is in India for 1 day or 120 days or 365 days. He is eligible to incorporate an OPC in India. Am I clear? बेटा अब अगर आप YouTube पे और आपने भी अगर ये गलती की थी, अब अगर आप लाइक नहीं करते और वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते, तो बेटा क्या मतलब है जीवन में इतने इद्दत से पढ़ाने का. तो एकदम शिद्दत से मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग भी प्लीज मुझे सपोर्ट करिए. और जो लोग आज इस क्लास में जाते वक्त जब मेरा रिव्यू पूछा जाएगा, आउट ऑफ आउट मार्क्स देके जाना बेटा, ठीक है. चलो, सो आंसर इज यस. नाउ ओपीसी can't be incorporated or converted into a section 8 company. For those who don't know, मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने आपको पढ़ाया कि सबको मालूम है, सेक्शन 8 कंपनीज आर कंपनीज फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पस. तो वो सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है, एनवायरनमेंट करना है, भूखों को खाना देना है ना, कपड़ा देना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, मतलब सोशल वर्क करना, इन सब में ये लोग जुड़े होते हैं. तो ओपीसी कोई भी हालत में सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, और ना ही कोई ओपीसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कर सकता है, और ना ही कोई ओपीसी इन्वेस्ट कर सकता है इन द सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट. सो देयरफॉर एन ओपीसी कैन नॉट बी अ सेक्शन 8 कंपनी. मतलब वो कोई भी सोशल वर्क में नहीं. अगर आपको सोशल वर्क करना है, अगर सुनो मेरी बात, अगर आपको सोशल वर्क करना है, जाओ सेक्शन 8 कंपनी ओपन करो. हमने स्पेसिफिकली सोशल वर्क के लिए सेक्शन 8 रखा है. तो पूरे इंडिया में अब आपको अगर चैरिटी करनी है, कंपनीज वाइज करनी है, तो सिर्फ एक कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी. दूसरा भाई, अगर आप नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको 1% कंपनी ओपन नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि आप क्या करोगे, आप फालतू के फाइनेंसिंग रिस्क लोगे और आप अपने हाथ खड़े कर दोगे कि मैं तो कंपनी हूं, मैं तो मेरा सेपरेट लीगल एंटिटी है. भाई ये वाले काम हम आपको इस चैनल के थ्रू नहीं अलाउ करेंगे. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के लिए यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड एज पर एनबीएफसी नॉर्म्स. तो आप जाओ अपने आप को एनबीएफसी करके रजिस्टर करो, आरबीआई के नॉर्म्स फॉलो करो, उसके बाद वो काम करना. 1% कंपनी को अलाउड नहीं है. एंड सिमिलरली अगर आप एक 1% कंपनी है, आप किसी और कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते. मैंने इसके बारे में ऑलरेडी इस क्लास में एक्सप्लेन किया था क्यों. अब आप भी मुझे बताना क्या आपको उसका लॉजिक अच्छा लगा था कि नहीं, कि कैसे मैं rather than me myself holding the shares, I will hold the shares using my company. तो वहां पर कंपनी का नाम दिखेगा, मेरा नाम नहीं दिखेगा. तो मेरे को सारी एक्टिविटीज करने की नहीं है, इसलिए मेरे को अलाउड नहीं करना है, इसलिए मैंने वहां पे मना कर दिया. लास्ट टाइम मैंने आपको एक सवाल भी पूछा था कि क्या एक 1% कंपनी किसी और कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी हो सकती है. दोस्तों एक सीधी बात अगर मैं कहूं तो 1% कंपनी में केवल एक मेंबर होता है, यानी 100% शेयर्स किसी एक के पास होंगे. तो वहां पे ऑप्शन ही नहीं है कि किसी और के होल्डिंग बनने का. और वो भी जो एक पर्सन है, वो एक पर्सन भी नेचुरल पर्सन होना चाहिए. मतलब वहां पर कोई कंपनी नहीं हो सकती. इट हैज टू बी अ नेचुरल पर्सन, एंड देयरफॉर एन ओपीसी इज नॉट गोइंग टू बिकम अ सब्सिडरी बाय दिस वे. ठीक है. दूसरा ऑप्शन क्या होता है सब्सिडरी बनने का? कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब देखो, ऐसा अगर कोई सिचुएशन निकल के आता है जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करता है कोई और, स्टिल क्योंकि 100% मेंबर्स, 100% ओनरशिप तो मेंबर की है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक समवन अ होल्डिंग कंपनी इवन बाय दैट रूट. क्योंकि वो मेंबर है तो जब चाहे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो अपॉइंट और रिमूव कर सकता है. बट अगर किसी भी पावर के थ्रू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट और रिमूवल किसी थर्ड पार्टी के पास जाता है, तो दैट वे अ ओपीसी कैन बी अ सब्सिडरी ऑफ समवन एल्स. ठीक है, बिकॉज इट्स अ कंपनी. और रही बात होल्डिंग बनने की, तो जब आप किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते तो आप होल्डिंग बनोगे कैसे? हाँ, अगर आपको किसी और कंपनी के मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर अगर आपका कंट्रोल आता है तो आप उस रास्ते से होल्डिंग सब्सिडरी बन सकते हो. मैं फिर से बता दूं, शेयर होल्डिंग वाइज नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हो, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो उस वे में आप होल्डिंग और सब्सिडरी दोनों बन सकते हो. ठीक है, ओके. Sir, what is the difference between NGO and Section 8 company? Section 8 is a company having separate legal entity, perpetual succession, limited liability. And NGOs are trusts. They are charitable societies registered under Cooperative Society Act. So, कुछ भी सिमिलर नहीं है बेटा इसमें.
देयर इज नथिंग सिमिलर इन दिम, दोनों चैरिटी करते बस इतना है। लेकिन अगर मुझे कोई बोले तो मैं कभी भी ट्रस्ट के बजाय एक सेक्शन 8 कंपनी को मैं अपना डोनेशन देना पसंद करूंगा बिकॉज ऑफ हायर ट्रांसपेरेंसी इन सेक्शन 8 कंपनी कंपेयर टू ट्रस्ट। गोइंग फॉरवर्ड, सर जब भी एक ओपीसी बनती है, ठीक है, तो उसके मेमोरेंडम में मैंने आपको बताया था कि एक 6th क्लॉज भी आ जाता है। कौन सा? वहां पे आता है नॉमिनी क्लॉज। इंडिकेट द नेम ऑफ अ नेचुरल पर्सन अदर देन मैनर again who is an Indian citizen, I don't care whether he is a resident in India or otherwise, and he will become the nominee of your OPC। इतना ही नहीं, तो उससे आपको अपना प्रायर रिटर्न कंसेंट लेना है, यानी कि उससे लिख के लेना है कि मैं फॉर एग्जांपल अगर कुशल ओपीसी बना रहा है तो कुशल ने से फॉर एग्जांपल मुस्कान को अपना नॉमिनी रखा है, तो मुझे मुस्कान का रिटर्न कंसेंट चाहिए कि मुस्कान लिख रहेगी आई मुस्कान काजी अग्री टू बिकम नॉमिनी ऑफ केशव जवर ओपीसी, और मुझे उसका साइन चाहिए उस पर मुझे, और ये साइन ये कंसेंट उसको नॉमिनी बनाने से पहले उससे लिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको नॉमिनी बना लिया उसके बाद बात कर रहे हैं, नहीं, पहले उससे कंसेंट लेना चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने फॉर्म भी देख रखा है INC3, इस फॉर्म के अंदर आपको लेना है। इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर्स डेथ और इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कुछ भी होता है, इंसॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंसी हो गई, अनसाउंड माइंड का हो गया, कॉन्विक्ट है जेल में चला गया, डेथ हो गई, कुछ भी अगर होता है तो उस केस में नॉमिनी विल टेक ओवर द बिजनेस ऑफ द कंपनी एंड इससे परपेचुअल सक्सेशन चलता रहेगा, ठीक है। नोट द प्रोविजन इज टू एंश्योर परपेचुअल सक्सेशन एंड लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द ओपीसी इज नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड। सो मिस मधु फॉर्म्ड एन ओपीसी वेर इन मिस्टर सुदन इज अ नॉमिनी एज हिज नेम इज स्पेसिफाइड इन MOA अलॉन्ग विद द कंसेंट। मिस मधु डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अब क्या होगा? अब मधु चलेगी तो सुदन आ जाएगा, है ना। So she becomes incompetent to contract, hence Sudan becomes the member of the OPC, ठीक है, पक्का। Next, sir, name of such nominated person along with consent of such nominee obtained in INC3 along with fees is to be provided under company's registration office and fees rules 2014 and shall be filed with the ROC at the time of incorporation of the company along with the memorandum। तो बोल रहे जो आपका जब आप एक कंपनी बनाने जाओगे तो उस वक्त में आप पहले बता देना कि मैं ओपीसी का मेंबर हूं, ये ओपीसी का नॉमिनी बनने वाला है, ये इसका कंसेंट है, और ये पूरे डिटेल्स आप कंपनी बनाते वक्त ROC के पास सबमिट कर देना। याद रहे, अ नेचुरल पर्सन शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कंपनी, वन पर्सन कंपनी, मोर देन अ वन पर्सन कंपनी at any point of time, and the said person shall not be a nominee of more than one person company। मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। लेट्स से विनय का अपना खुद का ओपीसी है, ठीक है, और विनय अपने खुद के ओपीसी में मेंबर है, ठीक है। साथ ही साथ एक मिस्टर एक्स का भी ओपीसी है जिसमें मिस्टर एक्स ने विनय को नॉमिनी बना के रखा हुआ है, ठीक है। सवाल ये पैदा होता है, क्या विनय एक और ओपीसी बना सकता है? नो। क्या विनय एक और ओपीसी बना सकता है? नो। क्या विनय एक और ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है, से फॉर एग्जांपल वाइस नॉमिनी वगैरह? आंसर इज नो। यू कैन बी अ मेंबर ऑफ वन ओपीसी and you can be a nominee of also one OPC. At the same time, you can be a member of one and nominee of one also. But neither दो मेंबर चलेंगे, neither दो नॉमिनी चलेंगे। तो एक मेंबर या एक नॉमिनी या एक मेंबर और एक का नॉमिनी, यही आपको अलाउड है, इसके अलावा कुछ अलाउड नहीं। Now let's come back to the point. Sir, what if Mr. X dies? सर मिस्टर एक्स के मरने के बाद Vinay will become member of Mr. X's OPC. Correct? Now, a problem is now Mr. Vinay is a member of two OPC. He is a member of his own OPC and is also a member of Mr. X's OPC because of death of Mr. X. Now what will happen? So law कहता है आपको 180 days का टाइम देंगे, 180 days में आप करेक्टिव एक्शन ले लो, टेक द करेक्टिव एक्शन, ठीक है। सो वेयर, ध्यान से देखना, अ नेचुरल पर्सन बीइंग मेंबर इन ओपीसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल बिकम्स अ मेंबर इन अनदर सच कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ हिज बीइंग अ नॉमिनी इन दैट ओपीसी। सच पर्सन शैल मीट द अबव स्पेसिफाइड क्राइटेरिया
विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज। आपको एंश्योर करना है कि 180 दिनों में आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। सर अब कैसे सॉल्व करें, तो तुम्हारा प्रॉब्लम है। तुम अगर चाहो अपना ओपीसी बंद करो, तुम चाहो तो इसमें इसको बंद कर दो, तुम चाहो तो इन दोनों को मर्ज कर दो, तुम चाहो तो इसको बेच डालो, तुम चाहो तो इसको बेच डालो। भाई तुमको क्या करना है ये तुम्हारा चॉइस है, बट तुम एक साथ दो ओपीसी के मेंबर नहीं रह सकते। जो करना है 180 दिन के अंदर करो और हमको इन्फॉर्म करो, ठीक है। यू कैन बी अ मेंबर ऑफ वन ओपीसी एट ए टाइम ओनली। नेक्स्ट, विड्रॉल ऑफ कंसेंट। सर आपको पता है क्या, सर ये अल्फिया जो है, हाँ अल्फिया ने अपना ओपीसी बनाया और अल्फिया की एक अच्छी दोस्त थी सईदा, ठीक है। तो सईदा को उसने उसके ओपीसी का नॉमिनी बनाया, सईदा ने भी अपना रिटर्न कंसेंट दिया। बाद में अल्फिया और सईदा का झगड़ा हो गया एंड सईदा वांटेड टू रिमूव हर नेम एज अ नॉमिनी। क्या सईदा अपना रिटर्न कंसेंट विड्रॉ कर सकती है? या से फॉर एग्जांपल सईदा wants to become nominee of her other friend, say she wants to be a nominee of Akshit OPC, तो क्या वो सईदा यहां से विड्रॉल ऑफ कंसेंट कर सकती है? आंसर इज यस। सच अदर पर्सन मे विड्रॉ हिज कंसेंट बाय गिविंग अ नोटिस in writing to such sole member and also to the one person company. Now in this case what will happen? The sole member shall nominate another person as a nominee within 15 days of the receipt of the notice of withdrawal and shall send an intimation of such nomination in writing to the company along with the written consent of such other person in form number INC3. सर कॉमन सेंस है। अब देखो इस केस में सईदा ने मना कर दिया है, तो अब अल्फिया के लिए क्या प्रॉब्लम आ गया? अल्फिया को भाई नॉमिनी तो चाहिए, तो अल्फिया को जैसे सही इसने नोटिस दिया, आपको बोला है नोटिस दे दो, ठीक है, आपको नोटिस देने बोल दिया कि आप नोटिस दे दो सईदा को, अल्फिया को और उसके ओपीसी को कि मैं जा रही हूं, मैं अपना कंसेंट विड्रॉ कर रही हूं, ठीक है। आपको यहां पर टाइम लिमिट भी दिया है, ठीक है, विद इन 15 डेज आपको एक नया आदमी लाना है, ठीक है। तो आपको पहले नोटिस देना है, नोटिस के 15 डेज में अब अल्फिया क्या करेगी, वो किसी और से पूछेगी। फॉर एग्जाम्पल उसने साक्षी से पूछा और साक्षी ने कहा ओके आई विल बिकम द नॉमिनी, तो उसने साक्षी को बोला अब आप अपना मेरे को रिटर्न कंसेंट दो, ठीक है, और ये जो नोटिस मिला है इसके 15 डेज में ये वाला कंसेंट आरओसी के पास सबमिट हो जाएगा। अब आरओसी को देख, आरओसी का पॉइंट ऑफ व्यू देखना, आरओसी के पास उसके रिकॉर्ड में दिख रहा है अल्फिया का ओपीसी है, सईदा उसमें नॉमिनी है। कुछ दिनों बाद अल्फिया की तरफ से एक नया नॉमिनेशन आता है और उसमें बताया जाता है कि सिंस सईदा हैज विड्रॉन हर कंसेंट एंड शी डज नॉट विश टू कंटिन्यू एज अ नॉमिनी, आई एम रेफरिंग अ नेम ऑफ साक्षी who has given her consent to act as a nominee, ठीक है। एंड देयरफॉर नाउ नॉमिनी के इसमें से सईदा का नाम काट दिया जाएगा और साक्षी का नाम ऐड कर दिया जाएगा। तो अब अल्फिया के ओपीसी में सईदा इज नॉट द नॉमिनी, नाउ साक्षी इज द नॉमिनी। चलो सर ये तो वो केस हुआ जहां पे सईदा अपना कंसेंट विड्रॉ कर रही है। सर क्या अल्फिया अगर चाहे तो वो खुद से भी सईदा को रिमूव कर सकती थी, किसी और को अपॉइंट कर सकती थी? यस। उसको सिर्फ क्या करना है, अल्फिया को वो आरओसी को इन्फॉर्म करना है कि सर मैं अपना नॉमिनी बदल रही हूं, पहले सईदा थी अब उसकी जगह में साक्षी रख रही हूं। आप डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस साक्षी का कंसेंट हमें लगेगा, ठीक है, नथिंग एल्स। सो डिस्पाइट नेम ऑफ सच old enemy and other person specified in the memorandum, any such change in the name of the person shall not be deemed to be the alteration of the memorandum. अब देखो मैंने आपको कहा कि आपके मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम लिखा होता है और यहां तो नॉमिनी का नाम बदल रहा है, तो सर इसको क्या अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम मानेंगे? लॉ कहता है ये अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं है, अल्ट्रेशन वाले रूल्स इस पर नहीं लगेंगे, नॉर्मल चेंज है, इसको हम 100% अलाउ करते हैं। नेक्स्ट, member can change the name of the person nominated by him at any time for any reason including death, incapacity to contract of the nominee and nominate another person after obtaining prior consent in INC3। तो मैंने आपको बताया कि अभी सईदा छोड़ के जाना चाहती थी, अगर अल्फिया सईदा को निकाल रही है, से फॉर एग्जांपल सईदा इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई या कोई एनी रीजन, डेथ, इनकैपेसिटी, कुछ भी हो जाए, और अगर आप अपना नॉमिनी चेंज करना चाहते हो तो आपको भी एक नए पर्सन का कंसेंट लेना है INC3 में और सबमिट कर देना है आरओसी के पास। ये बोलना है कि सर पुराने नॉमिनी का नाम डिलीट करो, ये नॉमिनी का नाम डाल दो, खत्म।
तो आपको सिर्फ इंटीमेट करना है इन राइटिंग टू द कंपनी एंड यू कैन डू सो। कोई झिकझिक नहीं है, कोई झिकझिक नहीं है, ठीक है सर। दिस इज नॉट स्पेसिफाइड आइदर इन एक्ट और रूल्स whether intimation shall be prior to making change or can be made even afterwards. But if we consider reasonable construction, the intimation shall be prior. Because अगर आप consent भी prior ले रहे हैं तो intimation भी आपको prior लेनी पड़ेगी। आपको पहले ROC को inform करना पड़ेगा, ROC उसको register करेगा and only after registration of ROC the change in the nominee will be final. तो जब तक ROC register ना करे, सईदा will be the nominee. जिस दिन आरओसी ने सईदा का नाम काट कर वहां पे साक्षी का नाम लिख दिया, ऑन एंड फ्रॉम दैट डे साक्षी विल बी नोन एज द न्यू मेंबर ऑफ द न्यू नॉमिनी ऑफ द कंपनी। एनी सच चेंज, अगेन जैसे कि मैंने कहा, इट विल नॉट बी डीम्ड टू बी द अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। अल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल इज अ डिफिकल्ट कंसेप्ट जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। अल्ट्रेशन हम नहीं चाहते इतना आसानी से मेमोरेंडम अल्टर हो, और अगर अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम हो रहा है तो हमने तो कहा है कि आपको रीजनल डायरेक्टर का परमिशन लाना पड़ेगा। लेकिन इस केस में ये चेंज ऑफ नॉमिनी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सबको अधिकार है चेंज करने का, एंड देयरफॉर लॉ कहता है इस चेंज को आपको अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम नहीं कहा जाएगा, ठीक है। बच्चे परेशान हो गए मेरे घर के। चलो नेक्स्ट, राजेश हैज फॉर्म्ड एन ओपीसी वेयरइन हिज वाइफ रूपाली इज नेम्ड एज ए नॉमिनी। तलाक होएगा लग रहा है नहीं। फॉर लास्ट 2 years हिज वाइफ इज सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस। तलाक ही करा देते भाई, मारने की जरूरत क्या थी बेचारी को। ड्यू टू दिस हार्ड फैक्ट ही वॉन्ट्स टू चेंज हर एज अ नॉमिनी। समझ सकता हूं बेटा, मेरे दुख, मेरा क्या होता है, तेरा दुख मैं समझ सकता हूं। नाउ ही हैज अ ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस फ्रेंड नाम रामनिवास who could be made nominee, or his son Rakshak who is 17 years of age can also be made nominee. Now in the instant case आप मुझे बताइए, क्या रामनिवास और रक्षक दोनों नॉमिनी बन सकते हैं या कोई एक? क्या रामनिवास और रक्षक दोनों नॉमिनी बन सकते हैं? यूट्यूब पे भी थोड़ा एक्टिव रहो यार, क्या कर रहे हो यार, एक्टिव रहो यार। चलो फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ यार। चलो मैं देखना चाहता हूं कितना टैलेंट है इस क्लास में। क्या दोनों, कोई भी एक बन सकता है? वेरी गुड, विनय का आंसर मेरे को अच्छा लगा। सर रामनिवास कैन, रक्षक कैन नॉट। वाई? सर रक्षक का एज देखो ना कितना है, 17 years, दैट मीन्स ही इज अ माइनर। क्या आप माइनर को ओपीसी में नॉमिनी बना सकते हैं? नो, एंड देयरफॉर लिखा था ना वहां, any person who is a natural person, Indian citizen, whether resident in India otherwise, other than minor, can be a nominee. देखो मेंबर बनना और नॉमिनी बनने के सेम प्रोविजन है। We want a natural person who is an Indian citizen, whether resident in India or otherwise, and minors not allowed. ये लोग नॉमिनी भी बन सकते हैं, ओपीसी के मेंबर भी बन सकते हैं। तो माइनर है तो भाई आपके पास बेसिकली एक ही ऑप्शन है, you can make only Ramnivas as your nominee, you cannot make Rakshak your nominee. So यहाँ पे बोला है in the instant case Rajesh can appoint his friend Ramnivas and not Rakshak because Rakshak is a minor. समझ में आया क्या? जागो ग्राहक जागो। सर ये जो मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये जो गरम गरम माल अभी आपके सामने आ रहा है, ये माल सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर का माल है। ये सीए इंटर का माल है। ये इससे पहले कभी भी कहीं पर भी पूछा नहीं गया है, मतलब आपको पढ़ाया नहीं गया है। और ये पूरा का पूरा माल जो है, ये पूरा माल सिर्फ और सिर्फ हमने लाया है कहां से? सीए इंटरमीडिएट से। तो थोड़ा फोकस करते हैं और बात करते हैं उस सिचुएशन में क्या होगा जब एक नॉमिनी मेंबर बन जाए, ठीक है। सो व्हेन नॉमिनी बिकम्स मेंबर, रेडी है सब लोग? पक्का? प्रॉमिस? आवाज क्लियर है? ओके। व्हेन नॉमिनी बिकम्स मेंबर, वेयर द सोल मेंबर ceases to be the member and nominee becomes new member, then such new member shall nominate within 15 days of becoming a member a person who shall in the event of his death or incapacity becomes member of such company. सर ये तो अजीब है, अब नॉमिनी और नॉमिनी लेकर आ रहा है। जी हाँ, लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब नॉमिनी नहीं रहा था भाई, अब वो मेंबर बन गया है। अब क्योंकि वो मेंबर बन गया है,
उसको अब नॉमिनी लाना पड़ेगा, है ना। चलो आराम से बैठ के पढ़ते हैं थोड़ा आज। आज एकदम मैंने एकदम प्यार मोहब्बत से सुकून से तुमको पढ़ाता हूं, ठीक है। आओ। तो भाई क्या बोल रहे हैं, आवाज क्लियर है सबको? मैं एकदम सुकून से पढ़ा रहा हूं, मेरे साथ ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है। से हमारे एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल किसका लिया था, बीना चौहान का लेंगे। चलो, बीना वॉज अ नॉमिनी ऑफ वाइज ओपीसी, करेक्ट। नाउ वाई की डेथ हो गई। नाउ व्हाट हैपेंस इन द इवेंट ऑफ डेथ, वाई के डेथ में क्या होगा भाई, बताओ ना। ए भाई, ए भाई, सर बीना विल बिकम न्यू मेंबर, करेक्ट। अब क्योंकि बीना मेंबर बन गई है, हु इज द नॉमिनी नाउ, सर नो वन। तो आपको बोला है विद इन 15 डेज अपॉइंट अ नॉमिनी। अब बेचारी बीना जाएगी और वो ढूंढ कर लाएगी। फॉर एग्जाम्पल उसने जीनत को लाया, जीनत का कंसेंट लिया, ठीक है, उसे प्रॉपर वो फॉर्म भरवाया और वो आरओसी के पास सबमिट किया। नाउ व्हाट विल हैपन, बीना विल बी ट्रीटेड एज अ मेंबर एंड जीनत विल बी ट्रीटेड एज नॉमिनी। समझे क्या? और ये करना है उसको 15 दिन के अंदर। चलो सर, इन ऑल द 3 केसेस ऑफ चेंज विच आर डिस्कस्ड अबाउट, पहला विड्रॉ ऑफ कंसेंट बाय द नॉमिनी, नॉमिनी खुद छोड़ के जाना चाहता है। दूसरा रिप्लेसिंग ऑफ नॉमिनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, मतलब जो मेंबर है वो नॉमिनी रिप्लेस कर रहा है। या तीसरा, जब नॉमिनी मेंबर बन जाए। इन तीनों ही केसेस में द कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ विड्रॉल और कंसेंट ऑफ नॉमिनी और इंटीमेशन ऑफ चेंज ऑफ नॉमिनी फ्रॉम द मेंबर और सिजेशन shall file a notice to the ROC of such withdrawal of consent, change or cessation and intimate the name of such another person in form INC4 along with the fees as may provided in Companies Registration Office and Fees Rules 2014 along with the prior written consent of such other person nominated under INC3। अब सर, अब आपको रियलाइज हुआ कि सर हाँ हाँ बेटा, इफ शी फेल्स उसके नीचे पेनल्टीज दी है, वो पेनल्टीज लगेगी। नाउ यू विल रियलाइज कि चीजें जितनी आसान दिखती उतनी नहीं है। आपको 15 दिन के अंदर इंटीमेट करने बोला, ठीक है, कि अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तुरंत बताओ, अगर नॉमिनी को मेंबर चेंज कर रहा है तुरंत बताओ, अगर मेंबर की डेथ के केस में नॉमिनी मेंबर बन रहा है तुरंत बताओ, आपने पहले बोल दिया। फिर आपने कंपनी को बोला कि भाई इन तीनों में से कोई भी घटना अगर तेरे ओपीसी में हो रही है, ओपीसी को बोला जा रहा है बिकॉज ओपीसी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, तो ओपीसी को बोला जा रहा है कि भैया तुमको भी INC4 फॉर्म भरना है और तुमको नए नॉमिनी का नाम हमको बताना है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम हैपनिंग ऑफ दिस इवेंट, और साथ में जिस नए व्यक्ति का नाम आप बता रहे हो उसका रिटर्न कंसेंट भी हमारे पास भेजो, ठीक है। And every document as mentioned above should be in writing in the specified form which is provided INC3 and INC4, ठीक है। आप लोग अगर चाहो तो आप लोग अपने साथ साथ MCA का भी वेबसाइट एक बार गो थ्रू कर सकते हो, mca.gov.in पे अगर आप आओगे तो MCA में आप माई सर्विसेज में जाओगे और कंपनी फाइलिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको कंपनी के फॉर्म्स एंड डाउनलोड्स मिलेंगे। आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म्स नजर आएंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड जो फॉर्म्स होता है वो उन्होंने अब उसके अंदर ही डाल दिए है, अब वो अलग से अवेलेबल नहीं होते, बट आप फिर भी INC 3-4 करके आप सर्च कर सकते हो। अब वो लॉगिन के अंदर चले गए इसलिए फॉर्म मिलते नहीं, लेकिन पहले ये सारे फॉर्म्स थे अवेलेबल। अब ये सारे फॉर्म्स जो है अब वो इसके अंदर चले गए, मतलब लॉगिन करके करना पड़ता है, बट आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल INC3 का आपको ना PDF जरूर मिल जाएगा, पुराना PDF आपको मिल जाएगा, किसी ना किसी वेबसाइट पे मिलता है बट आपको मिल जाएगा। इस तरह का फॉर्म होता था, यहाँ पर आपको बताना पड़ता था नेम ऑफ वन पर्सन कंपनी, देखो यहाँ पे आप बताएंगे नेम ऑफ द पर कंपनी और ये कंसेंट, आई हियर बाय गिव माई कंसेंट टू बिकम मेंबर ऑफ सो एंड सो इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ, यहाँ पे नाम अपने आप आएगा मेंबर का, सब्सक्राइबर मेंबर ऑफ द कंपनी इन और इन हिज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। दिख रहा है क्या आपको ये?
हेलो गाइस एंड गर्ल्स, यूट्यूब पे ये दिख रहा है कि नहीं? यूट्यूब पे कुछ तो हो गया भाई, यूट्यूब पे कुछ तो हो गया। यूट्यूब पे देखो अब दिख रहा है कि नहीं? यूट्यूब पे देखो अभी दिख रहा है क्या एवरीवन? यूट्यूब पे जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं प्लीज़ कंफर्म करना। यहाँ क्लास में तो इशू नहीं है, यूट्यूब पे नहीं प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, यूट्यूब पे इशू है बेटा, देख रहा हूँ मैं भी। इंटरनेट का लफड़ा हो गया क्या? जबरदस्त मूड में पढ़ा रहा यार मैं आज। मूड में पढ़ा और फिर इंटरनेट नहीं चले ना, मेरा तो दिमाग का दही होता है। तुमको फॉर्म, तब तक तुम लोग फॉर्म देखो बेटा, तब तक तुम लोग जरा फॉर्म देखो। ऑल गुड। हाँ, अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी ध्यान से देखना। ये जो फॉर्म थे ना, ये पहले हुआ करते थे, पहले भरा जाते थे ऐसे फॉर्म्स। अब क्या हो गया ना, अब ये फॉर्म सब ऑनलाइन हो गया, मतलब अब आपको ना विद इन लॉग इन ये सारी चीजें होने लगती है। लेकिन पहले ये फॉर्म थे, इस तरह थे, आप इसको भर सकते, अभी भी इसको आप भर सकते हो। अगर आप किसी भी कंपनी का यहाँ पे डिटेल डिटेल डालोगे, या SRN की सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होता है, SRN मतलब होता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो आप वो यहाँ पे डालोगे सर्विस और प्रीफिल पे बटन दबाओगे, तो वो सर्विस रिक्वेस्ट में जो भी डिटेल्स है वो सब ऑटोमेटिक पिक कर लेता है वो। ये आपकी कंपनी का नाम वगैरह, ये सब सब ये जो फर्स्ट नेम मिडल, ये सब आपको जो दिख रहा है ना व्हाइट वाला पार्ट, ये सब फिल कर लेता है वो। ठीक है, एडीन नंबर वगैरह डिटेल्स देंगे, नीचे आपको डिजिटल सिग्नेचर वगैरह लगाना है। देखो, फिजिकल साइन भी है यहाँ पर, आप डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हो। आपको यहाँ पे ये भी लिखा है कि पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, रेसिडेंशियल प्रूफ दो, उसके बाद फॉर्म चेक करके सबमिट करो। ये फॉर्म सबमिट करने का है आपको जब भी आपको नॉमिनी का कंसेंट देना है। अब आप कहेंगे सर व्हाट इफ आई वांट टू इन्फॉर्म आरओसी अबाउट चेंज इन नॉमिनी? कुछ नहीं है, आपको INC4 फॉर्म देखना है। ठीक है, इसका भी PDF में देख लेता हूँ। INC4 का PDF आपको मिल जाएगा, ये वाला INC4 है। यहाँ पर है चेंज इन द मेंबर और चेंज इन द नॉमिनी। तो अगर आपकी OPC है और उसके कोई नॉमिनी या जिसका कुछ चेंज आ रहा है, या किसी का भी चीज़ का चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। देखो देखो, अब तीन चीजें हमने पढ़ी थी हमारे बुक में, वो तीन चीजें यहां पे लिखी है कि विड्रॉल ऑफ कंसेंट। सर हमारा नॉमिनी कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, पहला टिक कर दो, इसको टिक कर दो। सर चेंज इन द नेम ऑफ नॉमिनी, सर हम नॉमिनी को चेंज कर रहे हैं, दूसरा टिक कर दो। एंड सर तीसरा, मेंबर की डेथ हो चुकी है और उसकी वजह से नॉमिनी उसकी जगह पे आ रहा है, सर तीसरा टिक कर दो और आगे अपनी सारी डिटेल्स भर के डिजिटल सिग्नेचर के साथ इसको सबमिट कर दो। ये देखो, ये सारी डिटेल्स भरने होते हैं आपको, नए नॉमिनी की डिटेल्स भरने पड़ते हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अटैच करने पड़ते हैं। देख रहे हो, कंसेंट ऑफ INC3 ऑनलाइन, पैन कार्ड ऑफ न्यू नॉमिनी, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी न्यू नॉमिनी, रेसिडेंशियल प्रूफ न्यू नॉमिनी, नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ कंसेंट, कॉपी ऑफ इंटीमेशन, प्रूफ ऑफ सिजेशन ऑफ मेंबर, ऑप्शनल अटैचमेंट, ये सब करने का। यहाँ पे मॉडिफाई करो, प्री स्क्रूटनी करो, फॉर्म चेक करो, सबमिट करो। ये सब डिजिटली साइन होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है टू बी डिजिटली साइन बाय द मेंबर। क्लियर है? ये पूरा का पूरा फॉर्म हम लोग पहले भरते थे ऑनलाइन, अब ये क्या हो गया, करना अभी भी यही है, फॉर्म यही है, बट ये फॉर्म अब अपलोड नहीं होता, अब आप लॉगिन करने के बाद ये सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको लॉगिन करके इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि अगर मैं क्लाइंट का लॉगिन करूंगा तो आपको क्लाइंट के डिटेल्स दिखेंगे, और वो हमारे हमारे लिए एथिकली वो अलाउड नहीं है कि क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को ऐसे हम पब्लिक नहीं कर सकते। अदरवाइज तो मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता जो भी है। एनीवेज, दैट बीन सेड, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। सर ध्यान से स्टेटमेंट का जवाब देंगे। इवन अ नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन फॉर्म एन OPC इन इंडिया, ट्रू और फॉल्स? मैं आपके लिए पोल रन करना चाहता हूं। ठीक है, NRI लिखता हूं, अभी रुकना। पहला है, अरे यहाँ पे कैंसिल रहता ना एक ऑप्शन, क्विक पोल, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, चलो मैंने पोल कर दिया है सबमिट। बताओ भाई।
एक नया चीज़ भी हमारे इसमें आया था, उसको भी मैं ट्राई करता हूँ। हम लोग यूट्यूब के भी सेशंस में, जो यूट्यूब के बच्चे हैं ना, जो यूट्यूब से भी देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी हम पोल कर सकते हैं, है ना। तो उसका मैं लिंक ढूंढ रहा हूँ, बस मुझे मिल जाए। वो भी पॉसिबल है अब। अरे वो डेंजर है, हम लोग वो भी पॉसिबल है, बस वो मिल नहीं रहा है अभी। नहीं तो नेक्स्ट टाइम में ले, कल कल एक काम करेंगे, कल वो करेंगे हम। यूट्यूब की स्टूडेंट्स को भी तो मिलना चाहिए ना ऑप्शन, तो यूट्यूब की स्टूडेंट्स को भी अभी ऑप्शन रहेगा। जो यूट्यूब पे हमको देख रहे हैं उनको भी ऑप्शन मिलेगा कि आप लोग भी पोल कर पाएंगे और मुझे आपके नाम और डिटेल्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो आंसर आ गया 90। अभी भी कुछ 4% बच्चे हैं जिन्होंने गलत आंसर दिया, बताओ। हाँ, देखो भाई। ओके, कौन है ये स्टूडेंट, कहाँ से आते हैं ये स्टूडेंट्स? यस, पूर्विता एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। ट्रू हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओनली नेचुरल पर्सन अदर देन माइनर हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज इज एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओबीसी। सेम विथ नॉमिनी, सेम फॉर नॉमिनी, सेम फॉर नॉमिनी। ओके सर, ओपीसी बनने के फायदे क्या क्या है? बेटा ओपीसी बनने के बहुत सारे फायदे हैं। आपको सबसे पहले तो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता, याद करना। मैंने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेफिनेशन पढ़ाया था। व्हाट डू यू मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एनेक्सर्स फॉर्मिंग पार्ट, और कॉस्ट ऑडिट और एनेक्सर्स फॉर्मिंग पार्ट, है ना। कॉस्ट रिपोर्ट्स भी था उसमें। तो मैंने नहीं बोला था कि अगर आप स्मॉल कंपनी, डॉर्मेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, विजन स्टार्टअप या 1% कंपनी हो तो आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कंफर्म हो जा रहा है कि यहाँ पर आपको कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 40 में आपको एग्जाम्पशन मिला है। चलो, एनुअल रिटर्न भी आपको नॉर्मल लोगों जैसा नहीं बनाना पड़ता। जब मैं आपको चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल कंपनी को एनुअल रिटर्न बनाना पड़ता है और डायरेक्टर्स के पास साइन करना पड़ता है, कंपनी सेक्रेटरी से भी साइन करवाना पड़ता है। लेकिन अगर आप 1% कंपनी हो, आपको कंपनी सेक्रेटरी से साइन कराने की जरूरत नहीं है। प्लस आपको नॉर्मल एनुअल रिटर्न भी नहीं बनाना है। आपके लिए हमने एक छोटू एनुअल रिटर्न बना के रखा है जिसको हम अब्रिज्ड एनुअल रिटर्न कहते हैं। छोटू एनुअल रिटर्न, ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम चीजें इसमें होती है, वो आपको बनाना है। इन्हें और फायदे ही फायदे। सर इतना ही नहीं, तो सेक्शन 134 जिसमें बोला है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे साइन कौन करेगा, या अब्रिज्ड फॉर्म ऑफ बोर्ड रिपोर्ट होता है। 134 में बोर्ड रिपोर्ट होता है, बोर्ड रिपोर्ट पे साइन कौन करेगा? तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक डायरेक्टर है, कोई एक डायरेक्टर भी साइन करे तो चल जाएगा। बाकी जगहों पे 2 डायरेक्टर, एमडी, बहुत सारे उसमें प्रोविजंस दे के रखे हैं। चेयरमैन ऑफ द कंपनी वो नहीं है तो एमडी नहीं है तो बहुत सारे फलाना ढिमका उसमें दे के रखे हैं। ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको आगे अकाउंट्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब उसमें आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देन होल्डिंग एन एनुअल जनरल मीटिंग एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 96 नॉट नेसेसरी। अबे ओपीसी क्या एनुअल जनरल मीटिंग रखेगा? वो अकेला ही तो मेंबर है। अबे वो अकेला ही तो मेंबर है, वो जा खड़ा हो गया भाई, वहां पे ओपीसी की मीटिंग हो गई, है ना। ऐसा वो ऐसा खड़ा देखेगा, ओपीसी जनरल मीटिंग शुरू होती है, ओपीसी जनरल मीटिंग खत्म हो गई, हमने ये सारे फैसले लिए। अब उसको तो सिर्फ फैसले सुनाने हैं, उसको कौन सा कुछ करना है, वो तो 1% कंपनी है। तो बहुत सारे स्पेसिफिक प्रोविजन है मीटिंग के रिलेटेड, एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग की वजह से इतने सारे सेक्शंस है यहाँ पे, 100 से लेके 111, वो ओपीसी पे अप्लाई नहीं होते। ये सब आपके सिलेबस में। अब ये आपको मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ये 100 से लेके 111 और ये 96 वाला भी, ठीक है। देन इवन रिलैक्सेशन इज ऑल्सो देयर इन कन्वीनिंग बोर्ड मीटिंग। अब ये जो सेक्शन है ना 173, ये आपके सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं, ये सीए फाइनल के सेल्फ पेस्ड लर्निंग में आएगा, ठीक है। कि आप देखो, अब सिंपल बात है, 1% कंपनी इवन दो इट इज अ प्राइवेट कंपनी, उसको एक एग्जाम्पशन मिला है। उसको बोला है कि आप सिर्फ एक अकेले डायरेक्टर से भी अपना काम चला सकते हो। नहीं तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनी को मिनिमम 2 डायरेक्टर्स लगते हैं और पब्लिक कंपनी को मिनिमम 3 डायरेक्टर्स लगते हैं। लेकिन 1% कंपनी को बोला गया है कि आप मिनिमम एक डायरेक्टर से भी काम चला सकते हो। और अगर आपके पास एक ही डायरेक्टर है तो भैया वो बोर्ड मीटिंग अकेला किसकी लेगा? वही बोर्ड मीटिंग शुरू की जाए, बोर्ड मीटिंग अंत की जाए, हमने ये सारे फैसले लिए। अब अकेले ही तो है, कई मीटिंग करे,
अबे मीटिंग के लिए 2 लोग चाहिए भाई, ये क्या कर रहा है अकेला बैठ के, खुद से ही मीटिंग कर रहा है ना, तो अकेले कर सकता है। नेक्स्ट, ओपीसी इज अलाउड टू फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 6 मंथ्स ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जबकि बाकी लोगों को 30 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर अपने एनुअल रिटर्न्स उनको ये करने पड़ते हैं, फाइल करने पड़ते हैं। इनको 6 महीने का टाइम दिया है, क्यों? छोटे मोटे है ना, क्या ही उखाड़ लेंगे, कितना ही टर्नओवर होगा, छोटे छोटे कंपनीज है, तो ये 1% कंपनी को इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा 1% कंपनी बनाना एक बहुत फायदे का सौदा है ना। चलो सर एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स लगते हैं मिनिमम? प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स लगते हैं? प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, हाँ पब्लिक कंपनी, पब्लिक 7, प्राइवेट 2। ठीक है सर, व्हाट इफ you are a private company with only 1 member or a public company with only 4, 5, 3, 6, 2, 1 member? So members may have limited or unlimited liabilities depending upon the nature of the company, and generally members are jointly liable for the debt of the company, but यहां से आगे पढ़ना, they shall be severally liable for the payment of the debts of the company and may be severally sued therefore if at any time number of members is reduced below 7 and 2 in case of public and private company respectively। तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी में 7 से कम लोग हो गए, या अगर आपकी प्राइवेट कंपनी और उसमें 2 से कम लोग हो गए, ऐसे कंपनी अगर आप ऐसा डिफॉल्ट करते हो तो आपको अभी भी हम 6 महीने का टाइम देंगे। सुनना, मैं एकदम से आपको लायबल नहीं कर रहा, ये जानते हुए भी कि आप डिफॉल्ट कर रहे हो, मैं आपको 6 महीने का टाइम दे रहा हूं। तो सच कंपनी मे कैरी ऑन द बिजनेस फॉर अप टू 6 मंथ्स विथ रिड्यूस नंबर ऑफ मेंबर्स। लेकिन अगर 6 महीने हो गए और ये जानते हुए भी कि आप एक पब्लिक कंपनी हो विथ लेस देन 7 मेंबर्स और एक प्राइवेट कंपनी हो विथ लेस देन 2 मेंबर्स, आप उसके बाद भी बिजनेस कंटिन्यू करते हो और करेक्टिव एक्शन नहीं ले रहे हो, आप मेंबर को बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हो, देन every such person who carries on the business after those 6 months is cognizant, aware of the fact that the business is carried with the reduced numbers, then such members are liable for the payment of the whole debts of the company contracted during that period। मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए एक टाइमलाइन से इसको एक्सप्लेन करता हूं। हम लोगों ने एक कंपनी ओपन करी AB लिमिटेड। AB लिमिटेड वॉज ओपनड बाय 7 मेंबर्स। The date of incorporation of AB Limited was 1st of June 2020. The company was doing its business normally, but on 5th of August 2022, the number of members fell below 6 या below 7। ठीक है, आपके मेंबर्स 7 से कम हो गए। कब? 5 अगस्त 2022 को। अब वो बोल रहा है कि 5 अगस्त 2022 से मैं आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देता हूं। क्या बोला मैंने? 5 अगस्त 2022 से लेके मैं आपको 6 मंथ्स का टाइम पीरियड देता हूं। ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो यानी 4th of February 2023 यहां तक मैं आपको टाइम देता हूं। प्लीज अपने नंबर्स बढ़ा लो, 7 या उसके ऊपर कर लो। अगर आप 4th February 23 तक इस नंबर को ऊपर नहीं ले गए, देन इसके बाद के जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करने वाले हो, ध्यान से देखना, इसके बाद के जितने भी ट्रांजैक्शंस आप करने वाले हो, इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए यू विल बी लायबल पर्सनली। क्या बोला है? लायबल पर्सनली। यू विल बी सेवरली लायबल फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस आफ्टर दिस पीरियड। यहां क्लियरली लिखा है आफ्टर इलैप्स ऑफ 6 मंथ्स। अब इस दौरान ये जो दिख रहा है ना ग्रीन डॉटेड लाइन, इस ग्रीन डॉटेड लाइन के दौरान जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, इन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए
ये जो मेंबर्स है ना लेस देन 7 मेंबर्स, ये लोग पर्सनली लायबल होंगे। मतलब बेसिकली मैं कह रहा हूं यहां तक आपको कंपनी माना जाएगा और इसके आगे आपको कंपनी माना ही नहीं जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि आप बस ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन ऑफ पीपल हो और आप पर्सनल लेवल पे रिस्क लेके काम कर रहे हो। हम आपको कंपनी मानेंगे ही नहीं। यू विल बी लायबल पर्सनली फॉर ऑल द ट्रांजैक्शंस। होल्ड डेट, होल्ड डेट, व्हाट डू यू मीन बाय होल्ड डेट? एक और वर्ड यहां पे अंडरलाइन करना, यहां पे वर्ड यूज किया है होल्ड डेट। जितने भी लाइबिलिटी होंगे ना कंपनी के भाई, जितना भी टोटल लाइबिलिटी कंपनी का, वो सब पूरा देने की जिम्मेदारी आपकी। आफ्टर दो 6 मंथ्स, 6 मंथ्स के पहले पहले एक नॉर्मल कंपनी की तरह मैं आपको ट्रीट करूंगा, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। लेकिन 4 फरवरी 2023 तक अगर आप करेक्ट एक्शन नहीं लेते तो 5 फरवरी 2023 से आप पर्सनली लायबल हो जाएंगे फॉर ऑल एंटायर डेट ऑफ द कंपनी। क्लियर है सभी को? सो अमर, अकबर एंड एंथनी along with 5 of their friends were members of Harmony Limited. Amar and Akbar died on 18th of August 22 and resultantly members count reduced to 6 and everyone was aware about it. Now Harmony Limited continued to operate without increasing the number. Up in March 2023 company took a loan for business operation and defaulted in the payment thereof. अब आप अगस्त 2022 से मार्च 2023 आ गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहां पर आपके 6 महीने खत्म हो गए। 17 फरवरी 2023 को आपके 6 महीने खत्म हो गए। द लेंडर ऑफ सच लोन कैन सू द कंपनी, एंथनी और एनी ऑफ द रेस्ट ऑफ द 5 फ्रेंड्स बिकॉज मेंबर्स विल बी सेवरली लायबल फॉर द सेड लोन गिवन इन दिस केस। क्योंकि 6 महीने कंप्लीट हो गए, 6 महीने तक हम आपको कंपनी की तरह देखेंगे, उसके बाद नहीं, उसके बाद इंडिविजुअली आप सब लायबल हो जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स आप लोगों का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। Members who knowingly operate the company for more than 6 months with less than the minimum number of members specified in section 3 subsection 1 are severally liable for the payment of all debts contracted by the company during the period since the number of members were first reduced. True or false? मैं आपको एक क्विक पोल जनरेट करके दे रहा हूं, ट्रू और फॉल्स। हजा भाई कहां गया? यूट्यूब के पोल्स का कहाँ है यार? वो क्यों नहीं मिल रहा? कल ही तो बात हुई। ठीक है, चलिए यूट्यूब के लिए भी हमारे पास है। आया क्या भाई रिजल्ट? हाँ, सो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। वाई फॉल्स? सर मेंबर्स की लाइबिलिटी उस टाइम से चालू नहीं होती जब से नंबर रिड्यूस हुए। वो जब से नंबर रिड्यूस हुए उसके 6 मंथ्स के बाद से लाइबिलिटी शुरू होती है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज लायबल फॉर द होल डेट कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, तो 26% लोगों ने गलत आंसर दिया है, 73% लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, चलो ओके एवरीवन, नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। दोस्तों इनकॉर्पोरेशन से जुड़े हुए जो आपके कंसेप्ट्स है वो आज हम शुरू नहीं कर पाएंगे, ये हम कल शुरू करेंगे। लेकिन इनकॉर्पोरेशन को लेके जो हमारा रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, एटलीस्ट चलो रियल वर्ल्ड सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी इन रियल वर्ल्ड? तो सर रियल वर्ल्ड में ये सब कहानी शुरू होती है mca.gov.in से। ठीक है, आपको mca.gov.in पे आना है। यहां पर आपको साइन इन और साइन अप दिख रहा होगा ऊपर, यहां पर आके आपको लॉग इन करना है। ठीक है, एक बार आप यहां पे लॉग इन कर देंगे उसके बाद आपको एलएलपी बनाना है, कंपनी बनाना है, रिजर्व यूनिक नेम, अपना नाम रिजर्व करना है, सारी की सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है, ये लॉगिन के अंदर होती है। अब मेरा यहां पे लॉगिन शायद क्रिएटेड है,
वैसे मैं सीरीज से पूछता हूँ बट ठीक है। 66 प्लस 71 137। अब मुझे पता नहीं वो पासवर्ड उसके पास सही वाला है गलत वाला है, अगर चल गया तो चल गया, ठीक है। तो मैंने यूजुअली बच्चों के लिए ही मैं दिखाने के लिए ये क्रिएट करके रखा हुआ है। और ये वाला लॉगिन जो है, इसमें कुछ ऐसे कंपनी बनी नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसमें ज़्यादा ऐसे इन्फॉर्मेशन लीक होने का कुछ सीन नहीं है। हो जा भाई। अब इसका वेबसाइट का पंगा भी है ना कि ये वेबसाइट ना ढंग से चलती नहीं है इस पे। बट यहाँ से बेसिकली लॉगिन होता है ना, यहाँ से लॉगिन होके फिर सारी बातें होती है। घूम रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है उसको। खैर चल ले भाई। अच्छा। हम्म, ठीक है। 1 मिनट दो मेरे को, मैं अपना यूज़र आईडी ढूंढने की कोशिश करता हूँ और आप लोग को बताता हूँ। मतलब देखो प्रैक्टिकली मैं थ्योरी पार्ट तो अभी आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, उतना टाइम हमारे पास नहीं है। लेकिन जो 2-4 मिनट का टाइम है उसमें मैं आपका थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ और मैं आपको वो बता देता हूँ। जब तक मैं वो बता रहा हूँ, मैं एक बार आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं, आप लोग एकाग्रता सीए ये वेबसाइट जरूर चेक करना, या अड्डा 247 का वेबसाइट या ऐप जरूर चेक करना। वहाँ पे आपको लेक्चर्स मिलेंगे इंटरमीडिएट के, महापैक आपको यहाँ पर मिलेगा जिसमें विद बुक्स आपके पास ऑप्शन है। रेगुलर क्लास भी है जिसमें बुक्स नहीं मिलेगी, और इंडिविजुअल कोर्स लेने का भी ऑप्शन है। हर सब्जेक्ट के क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप लोग प्रैक्टिस बुक लेना चाहते हो, बिकॉज अब टेस्ट आने वाली है, आपको बुक्स लेना है, तो यहाँ पर देखना मेरी सारी की सारी बुक्स जो है यहाँ पर लिस्टेड है। तो ये जो बुक्स है ना, इसमें 3 तरह के ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। एक है कॉम्बो, ये कॉम्बो आप क्लिक करोगे तो इसमें 5 किताबें आएगी, 3 टेक्स्ट बुक्स और 2 प्रैक्टिस बुक्स। मतलब इसमें 3 टेक्स्ट बुक्स और 2 प्रैक्टिस बुक आएगी। जो लोग महापैक वाले हैं उनको शायद ऑलरेडी ये 3 टेक्स्ट बुक्स तो आ ही रही है, तो उनको सिर्फ ये प्रैक्टिस बुक्स लेने की जरूरत है, जिसमें प्रैक्टिस बुक में एमसीक्यू और क्वेश्चन बैंक आता है। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट बुक लेना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है, जिसमें 3 किताबें आएगी, कॉर्पोरेट लॉ और ये जो है ना, ये जो पहली 3 किताबें दिख रही है ये आएगी, मतलब वो टेक्स्ट बुक्स होगी। अगर आप सारी किताबें लेना चाहते हो तो आप कॉम्बो भी ले सकते हो, इसमें 5 के 5 किताबें आएगी। और ये पांचों किताबें आपको क्लास में, जो मैं अभी जिस क्लास में जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ वही कलर नोट्स है, ये सारी कलर बुक्स है, सारी कलर बुक्स है। और जो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको दिखाया था वो है, और एमसीक्यू बुकलेट है, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। इसका आप यहाँ पे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, और एकाग्रता वेबसाइट जरूर परचेस एक बार देख लेना और परचेस कर लेना। आपको अपने जो भी रिस्पेक्टिव कोर्सेज लग रहे हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। पूरा टीम एकाग्रता का ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। आप अड्डा 247 पे भी जा सकते हैं, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। 247 अड्डा 247 पे अगर आप जा रहे हो ऑफकोर्स, तो यहाँ पर ना आप यहाँ पे देख पाओगे कि आपको ना एकाग्रता सीए मिलेगा, ठीक है। एकाग्रता सीए मिलेगा आपको। एक सेकेंड, यहाँ पे आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, ये देखो एकाग्रता सीए दिखा, ये एकाग्रता सीए आया। इसके अंदर आपके पास सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट दोनों ऑप्शन है। अगर आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे, देखो आपको इंडिविजुअल कोर्स दिख रहा है, ये सर का टैक्स का है, ये अकाउंट्स का है, और ये महापैक है। यहाँ से आप परचेस कर सकते हो। सी इंटरमीडिएट के इंडिविजुअल कोर्सेज भी है, आप यहाँ से व्यू ऑल करके सारे कोर्सेज चेकआउट जरूर कर सकते हैं, है ना। यहाँ से देखो आपको सारी कित को इंडिविजुअल कोर्स, मेरा भी इंडिविजुअल कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, वो सब आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे। बोथ ग्रुप, वन ग्रुप, ग्रुप 1, ग्रुप 2, इंडिविजुअल सब्जेक्ट, विद बुक्स, विदाउट बुक्स, महापैक सब यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। हाँ, ये आप लोग जरा फिगर आउट कर रहे हो, तब तक मैं देखता हूँ मेरे पास एमसीए का है क्या डिटेल्स, कि मैंने डाल के तो रखा था। नहीं, मेरे को उस पर ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा, ठीक है। ट्रायल एंड एरर करके मेरे को उसको देखना पड़ेगा कि उसमें पासवर्ड क्या है।
देख रहा हूँ साइन इन हो रहा है क्या। नहीं, साइन इन नहीं हो रहा। वन 162। ठीक है, इसको मैं आपको करके बताऊंगा एक दिन, मतलब एक दिन या कल करके लाता हूँ। इसका लॉगिन का एक बार ये सीन ऐसा है ना कि लॉगिन जल्दी से होता नहीं, बट इसके अंदर लॉगिन करने के बाद आप माय वर्क स्पेस पे जाओगे ना या माय एप्लीकेशंस पे, तो उस पर आपको आपके पूरे पेंडिंग एप्लीकेशंस वगैरह दिखते हैं। अगर आप कंपनी फॉर्म करने जा रहे हो, जो भी आपको एक बार लॉगिन क्रिएट करके यहाँ से करना है। देखो, लॉगिन क्रिएट करना फ्री है, इवन यू कैन क्रिएट अ लॉगिन एंड गो एंड चेक ऑल द थिंग्स। बट ऑफकोर्स जब आप कंपनी बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करोगे, वहाँ पे फीस, डॉक्यूमेंट्स, वो सब रिक्वायरमेंट वहाँ पे आ जाएगी। बट इट्स ईजी, एक बार आप जाकर जरूर देख सकते हो, है ना। मेरे हिसाब से देखो, मैंने ये चीज अभी तक, मेरे को कंफर्मेशन अभी तक आया नहीं है, बट एज फार एज आई नो, महापैक में भी प्रैक्टिस बुक्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ द एनी ऑफ द पैकेज। ठीक है, इज वॉट आई वॉज कम्युनिकेटेड, बट आई विल स्टिल रिकमेंड कि आप लोग एक बार ही सपोर्ट में बात करके कंफर्म कर लेना, या आपके बुक आने दो, जब आपकी बुक आ जाए आप तक, डिलीवर हो जाए, उसके बाद अगर उसमें प्रैक्टिस बुक नहीं है तो आप अलग से परचेस कर लो। ठीक है, जितना मेरे को उन्होंने बताया उस हिसाब से उसके अंदर महापैक में भी ये वाली प्रैक्टिस बुक्स नहीं है। अब वो कौन से बुक्स है उस पर डिटेल अभी मेरे पास भी आई नहीं है। ठीक है, चलो, सो ये है बात भाई साहब। मिलते हैं अब अगले क्लास में कल 12:45 PM, एंड टुमारो वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। कल स्टेप बाय स्टेप इनकॉर्पोरेशन देखेंगे। हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में जो स्टेप बाय स्टेप देखा है उससे थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी, एंड टुमारो विल इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव, सी इन द नेक्स्ट वन, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय एवरीवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो, टेक केयर, थैंक यू।